गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हफ्शाज ब्राइट क्लासेस। देखिए, आज हम KVS NVS DSSS AWS DUP जितने भी कॉमर्स TGT PGT एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है हफ्शाज ब्राइट क्लासेस, इसे आप ज्वाइन कर लें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप ये शेयर कर दें। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? लागत व्यय की वह राशि जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो अथवा अयोग्य हो। लागत क्या होती है कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम किसी भी चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं तो वो हमारी लागत कहलाती है, जिसे उसे बनाने में खर्च आ रहा है। लागत लेखांकन किसे कहते हैं? लागत का मुख्य कार्य कीमतों का निर्धारण करना, सेवाओं एवं उत्पादों की लागतों का वर्गीकरण करना आदि होता है। मतलब ये जो है कि जैसे हम किसी भी चीज़ की कीमत को निकाल रहे हैं, कोई अपनी सेवा दे रहे हैं तो उसमें हमारा क्या खर्च आ रहा है, उत्पाद प्रोडक्शन में कितना खर्च आ रहा है, इनके प्राइसेस को निर्धारण करना हमारा लागत लेखांकन कहलाता है। इसमें व्ययों का भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। वस्तु के उत्पादन से पूर्व लागत का अनुमान लगाया जाता है कि जो वस्तु है ना, उसको हम उत्पादन से पूर्व, उसके प्रोडक्शन से पहले ही उसका पहले से एस्टिमेट निकाल लेते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उत्पादों अथवा एक से अधिक उत्पादों के संबंध में लाभ अथवा हानि का पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उसके बारे में जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसकी हम पहले से ही फॉरकास्टिंग कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि हमें इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमें वो प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। सामग्री, श्रम अथवा अन्य उत्पाद संबंधी व्ययों को नियमबद्ध करके नियंत्रित किया जा सकता है कि जो उत्पाद से संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन्हें हम रेगुलेट करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्टर डब्ल्यू बिग के अनुसार लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण की व्यवस्था है जिससे उत्पादन की किसी विशिष्ट इकाई की कुल लागत का निर्धारण शुद्धता की रचित मात्रा के साथ किया जा सके और साथ ही सही रूप से यह भी स्पष्ट हो सके कि ऐसी कुल लागत कैसे आई। तो मतलब जैसे हमें इसके सारे खर्चों को देखना होता है, इसकी किसी स्पेशल कोई स्पेसिफिक यूनिट क्या है, इसका टोटल निकालते हैं, कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है शुद्धता की रचित मात्रा के साथ। ये एकदम ना, मतलब पार्शियल होना चाहिए, इसमें कुछ भी मतलब प्योर हो बिल्कुल, कि कोई खर्च ऐसा ना हो कि हम उसको आइडिया मान लें वो होएगा नहीं होएगा। हमें क्लियर कट होना चाहिए कि इसमें क्या खर्च आ रहा है और कितने में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। साथ ही सही रूप से ये भी स्पष्ट हो सके कि ऐसी कुल लागत कैसे आई। हैरोल्ड्स जे हेल्डन के अनुसार लागत लेखांकन उत्पादों या सेवाओं की लागत निश्चित करने और प्रबंध के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण के लिए उचित रूप से आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए व्ययों का वर्गीकरण है। मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको इसकी कंट्रोलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं जो हमारा प्रीवियस डेटा है और उसका व्ययों का वर्गीकरण होता है। अभिलेखन एवं आवंटन है। प्रत्येक आदेश, कार्य, ठेका, प्रक्रिया, सेवा अथवा इकाई की लागत निर्धारित करता है तथा उत्पादन, विक्रय, वितरण की लागतें बताता है। अन्य शब्दों में उस बिंदु से जहाँ व्यय किया गया है तथा अथवा किस किया गया माना गया है, मतलब कोई एक्सपेंस या तो हो गया है या वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो होगा। लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों से अंतिम संबंध स्थापित करने तक की या लागत के लिए लेखा करने की प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। इसके विस्तृत प्रयोग में सांख्यिकी समंकों की तैयारी, लागत नियंत्रण की पद्धतियों का प्रयोग तथा कार्यान्वित अथवा नियोजित क्रियाओं की लाभकारी सम्मिलित की जाती है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि लागत लेखांकन व्ययों के वर्गीकरण आदि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की लागतों की गणना की जाती है। कुछ अन्य तथ्यों के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मुख्य परिभाषाएं हैं। लागत निर्धारण, जो आपकी कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। लागत अंकन या लागत निर्धारण का आशय लागत निर्धारित करने की तकनीक एवं प्रक्रिया से है। लागत लेखा शास्त्र,
लागत अंकन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों, पद्धतियों, तकनीकों को लागत नियंत्रण, लाभकारिता के निर्धारण के लिए विज्ञान, कला व अभ्यास पर लागू करना लागत लेखाशास्त्र कहलाता है। इसमें प्रबंधकों के निर्णय लेने के उद्देश्य हेतु उक्त क्रिया से प्राप्त सूचना का प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है। लागत लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या होती हैं? लागत लेखांकन प्रणाली एक विशेष प्रकार की प्रणाली है जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो ना डबल एंट्री सिस्टम होती है, उसी के ऊपर ये आधारित होती है। लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत एवं कुल लागत ज्ञात की जाती है। लागत लेखांकन एक वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें सभी कार्य एक क्रमबद्ध एवं नियमित ढंग से किए जाते हैं। यदि कार्य पूरा नहीं किया गया है तो लागत लेखांकन पद्धति द्वारा अधूरे कार्य की लागत को भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। लागत लेखांकन पद्धति वैज्ञानिक होने के साथ साथ कलात्मक भी होती है। इसमें ना एक हम जैसे कि रूल्स को फॉलो करते हैं विज्ञान की तरह, और एक इसको अच्छे तरीके से सही ढंग से मतलब हम बेस्ट वे में करने की कोशिश करेंगे तो वह हमारी एक आर्ट होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत नियमों व सिद्धांतों के पालन के साथ साथ उसकी संख्या, स्वरूप एवं विवरण पत्रों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। लागत लेखांकन में लागत के साथ विक्रय मूल्य भी ज्ञात किया जा सकता है। उत्पादित सेवाओं की कुल लागत में प्रतिशत लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। लागत लेखांकन में वास्तविक व्ययों के साथ अनुमानित व्ययों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। लागत लेखांकन पद्धति द्वारा व्यवसाय प्रबंध एवं उसके संबंधित सभी वर्गों का नियंत्रण, निर्देशन का व मार्गदर्शन किया जा सकता है। लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? वॉल्टर डब्ल्यू बिग के अनुसार लागत लेखों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रों का विश्लेषण करना है, ताकि सभी व्ययों का विभाजन एवं उपविभाजन इस दृष्टिकोण से किया जा सके जिससे कि उपक्रम में प्रत्येक कार्य का लागत मूल्य ज्ञात हो सके। एन सरकार के शब्दों में लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य एक इकाई की कुल लागत ज्ञात करना है। लागत लेखांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। लागतों का एक तो निर्धारण करना, लागतों पर नियंत्रण करना। तो लागतों को हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे, फिर हम उनको कंट्रोल करेंगे। विक्रय मूल्य को डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। वैधानिक दायित्व की पूर्ति, ठीक है जो हमारा लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए। व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण के लिए आधार प्रदान करना, लागतों में कमी करना, लाभकारिता का निर्धारण करना, लागतों का निर्धारण करना। विलियम बेल के अनुसार लागत लेखे का उद्देश्य प्रथमतः वस्तु की लागत विस्तृत विवरण सहित निर्धारण करना। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य उत्पादित सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। लागत के सभी व्ययों का संग्रहण, विश्लेषण करना है। लागत की गणना केवल उत्पादन सेवाओं के पूरा होने से संबंधित ही नहीं बल्कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है। लागतों पर नियंत्रण करना। लागत लेखांकन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य लागतों पर नियंत्रण रखना है। सामग्री, श्रम एवं व्ययों का समुचित लेखा रखा जाता है। पिछले अनुभव एवं भावी परिस्थितियों तथा सामान्य कुशलता को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य एवं मद की मानक लागत निश्चित की जाती है। विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। लागत लेखांकन का एक मुख्य उद्देश्य विक्रय मूल्य का निर्धारण करना है। इसके लिए दो मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं। निविदा मूल्य निश्चित करना, विक्रय मूल्य के लिए सीमाओं का निर्धारण करना। उत्पादन का निविदा मूल्य लागत में अनुमानित लाभ जोड़कर तय किया जाता है। मांग व पूर्ति के अनुसार विक्रय मूल्य को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इससे विक्रय मूल्य की सीमाओं का निर्धारण होता है। वैधानिक दायित्व की पूर्ति कैसे होती है? कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(d) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक उद्योगों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया गया है, और इस प्रकार लागत लेखांकन का एक उद्देश्य वैधानिक दायित्व को पूरा करना है कि जो लागत लेखे हैं ना उनको कंपलसरी है करना ही है तैयार। व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण के लिए आधार प्रदान करना। लागत लेखांकन व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण निर्णय में प्रबंध को सहायता प्रदान करता है। लागत लेखांकन के द्वारा सकल लाभ का विश्लेषण करना, सीमांत लागत का निर्धारण करना तथा भेदात्मक रीतियों के नियोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय किया जाता है। लागतों में कमी करना। देखिए छोटा सा बेबी है स्माइल, 6 मंथ्स का है, और ये ना बीच में अभी ये बोलने की कोशिश कर रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड्स ये बोलने लगा, मम्मा ऐसे ऐसे ये बोलने की कोशिश करता है। लागतों में कमी करना।
ठीक है, स्टार्ट करें। लागत लेखांकन द्वारा उत्पादन सेवाओं की लागतों में कमी करना किंतु उनकी गुणवत्ता बनी रहे ऐसा उपाय किया जाता है। अर्थात वस्तुएं और सेवाओं में पूर्ववत गुणवत्ता बनाए रखना वैज्ञानिक तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग करके लागतों में कमी लाने से है। ठीक है कि हम मतलब चीज़ों की जो क्वालिटी है उसको भी बनाए रखें और जितना भी इकोनॉमिक हो सके उतना कॉस्ट उसकी रखनी चाहिए। लाभकारिता का निर्धारण करना। लागत निर्धारण के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही अथवा नियोजित की गई क्रियाओं के लाभकारिता के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करना कि लाभ है अथवा हानि। यदि किसी नए उत्पाद को बनाया जाना है तो ये जानना आवश्यक है कि यह नया उत्पाद कितना लाभ प्रदान करेगा। क्लियर। लागत निर्धारण की तकनीकें। लागत लेखांकन की प्रमुख तकनीकें प्रविधियां निम्न प्रकार हैं। ऐतिहासिक लागत अंकन। विभिन्न व्ययों के होने के पश्चात सभी व्ययों के संबंध में अलग अलग लागतों को ज्ञात करना ऐतिहासिक लागत अंकन कहलाता है। मानक लागत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? मानक लागत से आशय ऐसी लागत से है जो सामान्य लागत है तथा वास्तविक लागत भी है कि वो क्या है, एक नॉर्मल कॉस्ट भी है और एक एक्चुअल कॉस्ट भी है। सर्वप्रथम किसी भी उत्पाद की मानक लागत और उसके पश्चात वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है एवं उनकी तुलना की जाती है। अंतर के कारण को ज्ञात करना मानक लागत अंकन कहलाता है। सीमांत लागत अंकन क्या होता है? मुख्यतः दो प्रकार के व्यय होते हैं, स्थायी व्यय एवं परिवर्तनशील व्यय। स्थायी व्यय वे होते हैं जो उत्पादन के घटने में बढ़ने से प्रभावित नहीं होते। परिवर्तनशील व्यय वे होते हैं जो उत्पादन के घटने के साथ तो घटते हैं और बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। स्थायी व्यय परिवर्तनशील व्ययों के अंतर के कारण जो लागत आती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उसमें जो डिफरेंस की वजह से जो कॉस्टिंग आएगी उसे हम मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहेंगे। प्रत्यक्ष लागत अंकन। प्रत्यक्ष लागत अंकन का अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष लागतों को उत्पादन लागत में शामिल किया जाए एवं प्रत्यक्ष लागतों को लाभों के द्वारा अपलिखित किया जाए। इसको सीमांत लागत के समान भी माना जा सकता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष लागतों को परिवर्तनशील व्यय एवं अप्रत्यक्ष लागतों को स्थायी व्यय माना जाता है, किंतु परिस्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष लागतों को भी स्थायी व्यय माना जा सकता है। मतलब जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है ना उसको हम फिक्स एक्सपेंस भी मान सकते हैं। अवशोषण लागत अंकन क्या होता है? अवशोषण लागत के अंतर्गत स्थायी व्ययों एवं परिवर्तनशील व्ययों के अंतर के स्थान पर उन दोनों व्ययों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के पश्चात उन व्ययों पर उत्पादन लागत का अनुमान लगाना ही अवशोषण लागत अंकन कहलाता है। एक रूप लागत अंकन। व्यवसाय में व्यवसायी एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाया जाता है। इसके लिए एक ही प्रकार के व्यवसायी द्वारा समान रूप की क्रियाओं के लिए लागत सिद्धांत निर्धारित करते हैं। सभी व्यवसायियों द्वारा इस क्रिया को समान रूप से अपनाना एक रूप लागत अंकन कहलाता है। लागत लेखांकन का महत्व एवं लाभ। प्रबंधकों का मुख्य उद्देश्य लागतों को न्यूनतम करना एवं उचित लाभ प्राप्त करना है कि जो हमारी कॉस्ट है ना उनको तो हम मिनिमाइज़ करें और जो हमारा फेयर प्रॉफिट है वो हम प्राप्त करें। लागत लेखांकन के विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग लाभ होते हैं। प्रबंधकों को कैसे लाभ हैं? प्रॉफिट फॉर मैनेजर्स। सामग्री प्रबंध की कुशलता। ये प्रणाली सामग्री में भंडारण जो होता है ना आदि पर अच्छा नियंत्रण रखती है। सामग्री को सही मूल्य पर खरीद कर उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। सामग्री में होने वाले अधिक क्षय को नियंत्रित किया जा सकता है। मशीनों का सर्वोत्तम प्रयोग। लागत लेखांकन पद्धति में यह देखा जाता है कि किस प्रकार मशीनों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा उत्पादन को कम लागत पर किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। बजटरी नियंत्रण पद्धतियों का प्रयोग। मतलब जो इस तरह के सिस्टम्स या पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे बजट कंट्रोल किया जा सके। बजटरी कंट्रोल। लागत लेखांकन पद्धति में कार्य बजटरी नियंत्रण पद्धतियों के अनुसार किए जाते हैं, जैसे कारखाना व्यय, प्रशासनिक व्यय, बिक्री एवं वितरण व्यय आदि सभी व्ययों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लक्ष्यों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि आपकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए। इनको क्या है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों के अनुसार मैनेज किया जाए। उत्पादन लागत का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। लागत लेखांकन में संपूर्ण लागतों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण सैद्धांतिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। राइट।
व्ययों के वर्गीकरण विश्लेषण के पश्चात गत वर्षों के व्ययों से उसकी तुलना की जाती है। और जो प्रीवियस ईयर्स के जो एक्सपेंसेस हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। गत वर्षों की तुलना में यदि व्यय अधिक हैं तो उन्हें कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, जो हमारे बिजनेस में कंपटीशन है, उसे आसानी से सामना किया जा सकता है उससे। अगर हम एक्सपेंसेस को या कॉस्ट हमारी कम होगी तो जो हमारा क्या है कि जो कंज्यूमर है ना, वो कंपेयर करेगा दोनों में। लाभ हानि के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसाय में लाभ होना आवश्यक है। लागत लेखांकन के द्वारा यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। यदि हानि हो रही है तो उसका क्या कारण है, यदि लाभों में कमी हो रही है तो उसका क्या कारण है। लाभ बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय किए जा सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों को सोच विचार करना है और डिसीजन लेना है। उत्पादन की नीति का निर्धारण। लागत लेखांकन के द्वारा उत्पादन की विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है। किसी वस्तु का उत्पादन कितना घटाया एवं बढ़ाया जाना चाहिए, कौन से नए उत्पाद को बाजार में लाना चाहिए, किसके लिए विज्ञापन किया जाना चाहिए। इसके द्वारा लागत व लाभ का निर्धारण अधिक आसानी से कर लिया जाता है। वित्तीय लेखों में सहायक। लागत लेखा वित्तीय लेखों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो वित्तीय लेखों की कमियों को दूर करने के लिए उन्हें नियंत्रण करता है। उत्पादकों की अन्य सूचनाएं। लागत लेखों के द्वारा उत्पादकों को अन्य निर्णय लेने में मदद मिलती है। निर्माणाधीन कार्य अथवा तैयार माल के मूल्यांकन में मदद मिलती है। वस्तु का संपूर्ण उत्पादन करें या अर्धनिर्मित माल क्रय किया जाए तथा विभिन्न प्रकार के अन्य चीज़ों के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकता है। मतलब ये कि उत्पादकों की अन्य सूचनाएं, उनके लिए जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है। कर्मचारियों का लाभ। लागत लेखांकन के द्वारा सभी वर्गों को लाभ होता है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित कार्य निर्धारित धन दिया जाता है, कि पता चलता है कि भाई हमें किससे क्या काम कराना है, तो उसके हिसाब से हम उनको उसी तरह से देते हैं चार्जेस। कर्मचारियों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने का मौका मिलता है, कि अगर किसी को ओवर टाइम दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को देखकर नए कर्मचारी भी अपना कार्य अधिक अच्छे तरीके से करते हैं। विनियोक्ताओं एवं ऋणदाताओं को लाभ। विनियोक्ता अपना विनियोग ऐसी कंपनी में करना चाहते हैं जिसकी लाभार्जन क्षमता अधिक हो, जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। ऋणदाता ऐसी संस्था को ऋण देना चाहते हैं जिसके द्वारा आसानी से ऋण का भुगतान किया जा सकता है, जिसकी बाजार में अच्छी ख्याति हो। अमेरिका में इंग्लैंड की बैंक नीति यह है कि औद्योगिक कार्यों के लिए ऐसी कंपनी को ऋण नहीं दिया जा सकता जो लागत लेखांकन पद्धति को नहीं अपनाती। उपभोक्ताओं को लाभ। लागत लेखांकन के द्वारा उपभोक्ताओं जो होते हैं ना, उनको लाभ होता है, क्योंकि वस्तु के उत्पादन में लागत को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य भी कम हो जाता है। आज के युग में प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं का उत्पादन केवल लागत लेखांकन पद्धति के कारण ही संभव हो सका है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं सरकार को लाभ। प्रत्येक सरकार अपने देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है। मतलब जो हर एक सरकार होती है ना, वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, योजनाएं बनाती है, जिसके लिए लागत व्यय के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, कि ये अनुमान लगाया जाता है कि किस उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, किस उद्योग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये लागत लेखांकन पद्धति के द्वारा ही संभव हो सका है। लागत लेखांकन की सीमाएं क्या होती हैं। केवल कुछ उपक्रमों में लागू। ये पद्धति केवल कुछ व्यवसायों जैसे होटल, यातायात, विद्युत सप्लाई आदि में लागू होती है। इसके अलावा ऐसे व्यवसायों के लिए जो केवल व्यापार का कार्य करते हैं, उनके लिए ये पद्धति लागू नहीं होती। वास्तविक ना होकर अनुमानित। पद्धति में अप्रत्यक्ष व्यय का लेखा वास्तविक ना होकर केवल अनुमानित होता है। कुछ वित्तीय मदों को सम्मिलित ना करना। लागत लेखांकन में कुछ शुद्ध वित्तीय मद जैसे उत्पादन, विक्रय, वितरण आदि व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यद्यपि उनका लेखा वित्तीय लेखांकन में होता है। वित्तीय लागत लेखांकन में अंतर। लागत लेखांकन के द्वारा दिखाए गए लाभ हानि एवं वित्तीय लेखांकन के द्वारा दिखाए गए लाभ हानि में अंतर होता है, अतः वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन का मिलान करना आवश्यक है। क्योंकि जो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डिफरेंस आता है, उसका हमें मैच करना ज़रूरी है कि उसमें अंतर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। लागत लेखांकन की विधियाँ कौन सी होती हैं।
लागत लेखांकन की विधियों को दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। विशिष्ट आदेश लागत, सतत क्रिया लागत विधि। विशिष्ट आदेश लागत क्या होती है? इस विधि का प्रयोग उन उत्पादन सेवाओं के लिए किया जाता है जहां पर कार्य ग्राहकों के विशिष्ट आदेश प्राप्त होने के पश्चात उनके द्वारा बताए अनुसार किया जाता है। उपकारी लागत विधि। ये कार्य मुख्यतः गैर पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं। ये पद्धति वहाँ लागू होती है जहाँ कार्य ग्राहकों के आदेशानुसार होता है। ये कार्य उत्पादन की एक इकाई होती है, जैसे कपड़े की छपाई का कार्य, कपड़े की सिलाई का कार्य आदि। ये कार्य सामान्यतः कारखाने के अंदर किया जाता है, लेकिन कारखाने के बाहर भी ये कार्य किया जा सकता है, जैसे सैनिटरी फिटिंग, नल फिटिंग आदि। ठेका लागत विधि क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ये विधि वहाँ अपनाई जाती है जहाँ ठेके की लागत ज्ञात करनी होती है। ठेके की इकाई एक अथवा पूर्ण होती है। ठेका कार्य किसी स्थान विशेष पर होता है, कारखाने में नहीं। साथ ही इसकी अवधि भी लंबी होती है, उदाहरणार्थ सड़क निर्माण, भवन निर्माण, जहाज निर्माण आदि। समूह लागत विधि। समूह लागत विधि एक ऐसी विधि है जिसमें लागत समूहों के आधार पर ज्ञात की जाती, क्योंकि उसका उत्पादन में समूहों में ही किया जाता है। उदाहरण जैसे बिस्किट बनवाते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, घड़ियाँ बनती हैं, टेलीविज़न बनते हैं, तो ये एक ग्रुप कॉस्टिंग होती है, क्योंकि इनको ग्रुप में ही बनाया जाता है, क्वांटिटीज़ में नहीं। अलग अलग क्वांटिटी एक एक पीसेज में नहीं बनाया जाएगा, ग्रुप क्वांटिटी में बनाया जाएगा। लक्ष्य लागत विधि क्या होती है? लक्ष्य लागत विधि के अंतर्गत स्वयं के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के लिए विशेषज्ञों के द्वारा दी गई के आधार पर संभावित लागत पहले ही ज्ञात कर ली जाती है एवं ठेकेदार को उस पर कमीशन दिया जाता है। यह पद्धति मुख्य रूप से सरकारी निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाती है। सतत प्रक्रिया लागत विधि। मुख्य रूप से इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों के लिए किया जाता है जहां उत्पादन कार्य निरंतर चलता रहता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। उत्पादन माल को स्टॉक के रूप में रखा जाता है एवं आवश्यकता अनुसार अथवा मांग पर उसे स्टॉक में से निकाल दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया लागत विधि का प्रयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहां कार्य वस्तु प्रक्रियाओं में निकालकर निर्मित वस्तु के रूप में बाहर आती है, जिसमें एक प्रक्रिया का तैयार माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का उत्पादन वहीं किया जाता है जहाँ कोई प्रक्रियाओं से माल जुड़ने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि साबुन है, तो साबुन का एक पेस्ट बनाया, जब हमें उसकी टिकिया बनानी है ना, तो पेस्ट जो होगा वो आगे की प्रोसेस के लिए कच्चा माल होगा। घी है, घी बना रहे हैं हम, तो घी बनाने के लिए जैसे कि क्रीम बना ली, तो क्रीम जो है वो घी बनाने की प्रोसेस के लिए कच्चा माल है। रासायनिक पदार्थ, वर्निश आदि। इकाई लागत विधि। इकाई लागत विधि का प्रयोग उन उद्योगों एवं संस्थाओं में किया जाता है जहां उत्पादन का कार्य एक समान रूप से चलता रहता है। उदाहरण के लिए ईंट के भट्टे, आटे की मिलें, कपड़े की मिलें, खान खोदना आदि। परिचालन लागत विधि। इस विधि का प्रयोग उत्पादन संस्थाओं में न होकर सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए इस विधि का प्रयोग बस, ट्रक, रेलवे, जहाज, ट्रामवे आदि यातायात से संबंधित संस्थाओं के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः विभागों की लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विभागीय लागत विधि कहलाती है। विभागों की कुछ लागत को विभाग की बनी इकाइयों से विभाजित करके प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। मतलब जो विभागीय लागत विधि होती है ना, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से होती है। जैसे विभागों की लागत ज्ञात करनी है हमें, एक तो लागत को विभाग की बनी इकाइयों से विभाजित करते हैं कि जितनी भी अलग सारी यूनिट्स बन गई है, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी विभागीय लागत विधि आ जाएगी। विभिन्न विभागों की लागतों की तुलना के लिए ये विधि बहुत उपयोगी है। पता चल जाता है डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी किसने कितनी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन किया है, तो वो हमारा कंपैरिजन भी हो जाएगा और हमें लागत भी पता चल जाएगी। मुख्यतः बहुसंख्यीय लागत विधि। भिन्न भिन्न लागत विधियों का जिन संस्थाओं में उपयोग किया जाता है, उन भिन्न लागत विधियों के उपयोग की बहुसंख्यीय लागत विधि कहते हैं। कुछ कंपनियों में ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जहां भिन्न भिन्न छोटी छोटी वस्तुओं के निर्माण के उपरांत उन वस्तुओं को सम्मिलित करके एक वस्तु बनाई जाती है। उदाहरण के लिए एक मशीन भिन्न भिन्न पुर्जों से मिलकर बनती है
और मशीन के प्रत्येक पुर्जे को बनाने के लिए अलग लागत पत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसी को बहुसंख्यक लागत प्रणाली कहते हैं। साइकिल, टाइपराइटर, इंजन, रेडियो, मोटर कार आदि बनाने वाली कंपनियां इस विधि को प्रयोग में लाती हैं। लागत केंद्र ICMA द्वारा लागत की विभिन्न परिभाषा दी गई है। लागत केंद्र कॉस्ट सेंटर एक स्थान, व्यक्ति का या उपकरण का मद जिसके लिए लागत निर्धारित की जाए तथा जिसे लागत नियंत्रण के उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाए। लागत केंद्र एक विस्तृत शब्द है। इसके अंतर्गत सभी लागतें ज्ञात की जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग की सभी लागतें, मशीन केंद्र, बिक्री के केंद्र, गोदाम एवं व्यक्ति आदि सभी की लागतें। तो इस तरह की लागत केंद्र होते हैं कि जिसको हम अलग अलग लागतें ज्ञात की जाती हैं। उत्पादन विभाग की लागत हो गई, मशीन केंद्र, बिक्री केंद्र, गोदाम, व्यक्ति आदि सभी की जो लागतें होंगी वो। लागत केंद्र का वर्गीकरण। व्यक्तिगत उपकरण अथवा समूह, उनका समूह सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। सक्रिय मशीनें एवं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। बिक्री क्रियाओं के लिए लागत लेखांकन। केंद्र प्रदान करना। देखिए अभी इस्माइल ने छींका था, अभी इस्माइल के अब्बू छींक रहे थे तो इसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। बिक्री क्रियाओं के लिए लागत केंद्र प्रधान कार्यालय, शाखाएं के क्षेत्र, गोदाम आदि को हो सकते हैं। लागत इकाई क्या होती है? ICMA के अनुसार एक इकाई उत्पाद, सेवा अथवा समय की मात्रा की इकाई है जिसके लिए लागत ज्ञात की जा सकती है अथवा स्पष्ट की जा सकती है। उपकारी यह एक ऐसी लागत इकाई है जो ठेका अथवा आदेश के आधार पर बनाई जाती है। बैच या समूह ये विभिन्न मदों के समूह से बनती है जो उत्पादन की एक अथवा एक से अधिक इकाइयों का पर समरूपता बनाए रखती है। उत्पाद समूह जो वर्तमान उत्पाद के समूह के कारण बनाई जाती है उसे उत्पाद समूह कहते हैं। मुख्यतः वस्तुओं में प्रयुक्त लागतें इकाइयों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो जैसे व्यवसाय दे दिया आपको, प्रकार दे दिया इकाई। ईंटों का भट्टा सरल इकाई प्रति 1000 ईंट। चीनी मिल सरल इकाई, इसका प्रकार है प्रति क्विंटल चीनी। कोयले की खान सरल इकाई प्रति टन कोयला। कागज़ मिल सरल इकाई प्रति किलोग्राम कागज़। वस्त्र कारखाना सूती कपड़ा सरल इकाई सूती कपड़ा सरल इकाई होगी प्रति पौंड सूत प्रति मीटर कपड़ा। इस्पात का कारखाना सरल इकाई प्रति टिन इस्पात। गैस कंपनी संयुक्त इकाई प्रति घन फुट। बिजली कंपनी संयुक्त इकाई प्रति किलोवाट। माल परिवहन संयुक्त इकाई प्रति टन किलोमीटर। यात्री परिवहन संयुक्त इकाई प्रति किलोमीटर यात्री। होटल संयुक्त इकाई प्रति दिन कमरा। ठीक है, तो लर्नर्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हों आप उन्हें शेयर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।